जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस इंडियन पॉलिटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है पार्लियामेंट। आज हम पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। यहाँ पर इंडियन पॉलिटी में आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप कराऊंगा वो सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके आपको करा रहा हूँ। ठीक है। तो आइए देखते हैं पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपका 2 मिनट लूंगा। इस 2 मिनट में मैं इस पार्लियामेंट के बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत तो जागरूक जरूर कर दूंगा। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करोगे तो आपस में आप इंटरलिंक कर पाओगे और आपका एक अच्छा खासा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट यहां से करते हैं कि मैंने आपको कई बार बताया है कि 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट बताया है। क्या होता है बताओ? 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया है। मैंने आपको बताया था कि 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या आता है। एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच आता है, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच आता है और एक जुडिशियल ब्रांच आता है। यहां तक आप क्लियर है? ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होता है, जो आपका लेजिस्लेटिव ब्रांच होता है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव होता है। ठीक है। इससे ये आपको क्या क्लियर हो गया? इससे आपको ये क्लियर हो गया कि जो पार्लियामेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो वो एक लेजिस्लेटिव ब्रांच का हिस्सा है। किसका है? लेजिस्लेटिव ब्रांच का है। ठीक है। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि आर्टिकल, यहाँ पे एक पेन कॉपी सबसे पहले आप लेके बैठो। मुझे पता है कि आप पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठे हो। ठीक है। पेन कॉपी लेकर के बैठो। यहाँ पे आप लिखो आर्टिकल, आर्टिकल 79 टू 122, आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट, इन पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरेशन, पावर एंड सो ऑन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये चीजें आप यहाँ पे लाइन लिख लो। आई होप कि आप सभी को पार्लियामेंट के बारे में तो थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा। आप पार्लियामेंट टॉपिक पढ़ के आए होगे, तभी आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने आए हो। ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो एक बार इस वीडियो को देखो। इससे आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा बहुत तो आप समझ पाओगे। उससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को देखोगे तब समझोगे। यहाँ पे जो चीजें मैं बताऊंगा आप तब समझोगे। उससे क्या होगा, जब आप कभी भी किताब उठाओगे ना तो आप समझ पाओगे कि हाँ ये चीजें मैंने आपको बताया था, वो चीज आप पकड़ रहे हो। ठीक है। तो आप लिखो कि अनुच्छेद, आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। तो आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, डील्स क्या करता है? आपके कंपोजिशन का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके ड्यूरेशन का, आपके पावर का। ठीक है। ये चीजों के बारे में। ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट करता है? पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है क्या? 3 चीज। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। आपके लोकसभा और आपके राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। यहां तक बात क्लियर है? राज्यसभा यहाँ पे लिख लेना। ठीक है। मेरे पास वो पेन टैब नहीं है भाई। ठीक है। पेन टैब नहीं है, इससे मैं लिख नहीं पाता। तो मेरे पास ये सिंपल माउस इसी से लिखना होता है। तो पार्लियामेंट क्या कंसिस्ट करता है? 3 चीजों को, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ही इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं। कैसे इंटीग्रल पार्ट होते हैं? सपोज करो कोई बिल है, सपोज करो कोई बिल है। बिल मतलब, बिल को हिंदी में क्या कहते हैं? बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक। कोई बिल है, वो एक्ट कब बनता है? वो एक्ट तब बनता है जब वो लोकसभा और राज्यसभा से क्या हो? पास हो। ठीक है। पास होने के बाद भी वो एक्ट नहीं बनता। वो तब एक्ट बनता है जब उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल होता है। जब तक राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक वो आपका जो विधेयक होता है वो अधिनियम नहीं बनता। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो पार्लियामेंट कंसिस्ट क्या करता है? 3 चीजों को, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। ज्यादा इसके बारे में डिटेल पे बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब बात करते हैं यार कि लोकसभा और राज्यसभा के थोड़े बहुत बेसिक्स मैं बता दूं कि लोकसभा से जो मेंबर्स चुन करके आते हैं उनको क्या कहते हैं? लोकसभा सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा कहते हैं। और राज्यसभा से जो चुनकर आते हैं उनको क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा सांसद कहते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई? ठीक। अब बात ये होती है कि लोकसभा के जो मिनिमम एज है,
लोकसभा के अगर आपको सांसद बनना है तो वो मिनिमम एज क्या होती है, वो 25 ईयर्स होती है। क्या होती है? 25 ईयर्स। तो ये चीजें क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि लोकसभा के में मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो ये चीजें आपको पता होगी, ठीक है। नहीं पता तो आप याद कर लो। और राज्यसभा के लिए क्या होती है? राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 30 ईयर्स होती है। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है। लोकसभा को एक चीज नाम से और पुकारते हैं, आप काफी बार कंफ्यूज हो जाओगे। लोकसभा को एक नाम से और पुकारते हैं, उसको कहते हैं हाउसेस ऑफ द पीपल। क्या कहते हैं? हाउसेस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ये चीजें नाम आपको याद रखना है, ठीक है। लोकसभा का एक नाम और कहते हैं, उसको कहते हैं लोअर हाउस, और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस, ठीक है। तो लोअर मतलब क्या? छोटा। अपर मतलब ऊपर। लोअर मतलब क्या? नीचे। तो लोअर मतलब नीचे बोल रहा है, तो नीचे में आप क्या करो? 25 साल। अपर मतलब ऊपर, ऊपर मतलब 30 साल। तो जो लोअर होगा वो कम होगा, अपर वाला क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इससे आप ये मिनिमम एज को भी याद कर सकते हो, ठीक है, मिनिमम एज बनने के लिए, ठीक है। अच्छा, लोकसभा से जो मेंबर चुन के आते हैं उनकी टेन्योर क्या होती है, और राज्यसभा से तो लोअर है तो कम होगा। कम का मतलब क्या? 5 साल। कितना? 5 साल। और राज्यसभा से चुनकर आते हैं अपर, अपर मतलब क्या? ऊपर, ऊपर में क्या? 6 साल। तो यहां तक बात क्लियर हो गई कि लोकसभा का जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है, राज्यसभा का 30 ईयर्स है। जो मिनिमम क्या कहते हैं ईयर ऑफ टेन्योर है वो 5 ईयर्स लोकसभा, 6 ईयर राज्यसभा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर पता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, नहीं पता है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से क्या होगा? क्वेश्चन से हम कुछ चीजों को समझेंगे, क्वेश्चन से हम इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से समझ जाएंगे क्या चीजें होती हैं। आई होप ये चीजें आप जितना चीज मैं आपको बताया इससे तो आप अवेयर हो ही गए होगे कि यार मैं किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम, और इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि यार पार्लियामेंट से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। आप खेल रहे हो उस समय, तो पहला क्वेश्चन आपके 2 रुपए के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये चीजें मैंने आपको बताया तो आप कर लोगे, लेकिन क्या कि संसद जो होता है, सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो न्यूनतम आयु मैंने क्या बताया कि लोकसभा के लिए क्या होता है? 25 साल। राज्यसभा के लिए क्या होता है? तो 30 साल। तो इसमें न्यूनतम पूछा है, ना ही लोकसभा तो पूछा नहीं, ना ही राज्यसभा पूछा है, तो मिनिमम क्या? 25 ही होगा, ठीक है। लेकिन ये चीजें आपको पता, अगर राज्यसभा पूछता 30 ईयर्स आप करते, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न ये पूछा है द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू 545 थ्रू विच अमेंडमेंट। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? वो कौन सा संवैधानिक संशोधन था? वो 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ? 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई। इस समय मैं पूछता हूं कि लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? इस समय लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? तो इस समय की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 550। कितनी है? 550 है। जिसमें से 530, 530 में बताऊं तो 530 आपकी क्या, ये जो बता रहा हूँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है, जिसमें से 530 क्या करता है? 530 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको? स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और 20 जो है वो आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं? यूटीज को करते हैं, ठीक है। इसके पहले 2019 के पहले क्या हुआ था? एक संवैधानिक संशोधन आया था, कौन सा? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या था कि राष्ट्रपति के पास पावर थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर थी कि वो लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते थे, 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते थे। अब वो 2 लोग होते कौन थे? वो आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थे, ठीक है। तो वो अब हटा दी गई है, ठीक है, ठीक है। तो वो चीज हटा दी गई है, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटिंग शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स को क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति कहते हैं। टू द हाउसेस ऑफ पीपल। देखो हाउसेस ऑफ पीपल का, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हाउसेस ऑफ पीपल को ही क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। तो ये नाम आपको अगर याद नहीं रहेगा ना भाई, तो आप समझ नहीं पाओगे कि हाउसेस ऑफ द पीपल है क्या, ठीक है। तो नाम आप याद रखना, हाउसेस ऑफ पीपल को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा क्या गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ी संख्या में सदस्यों का चुनाव करता है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या करता है? लोकसभा में अनुसूचित जो जनजाति होते हैं
उनका प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ी संख्या में सदस्य चुनाव करता है। कौन करता है? आपका मध्य प्रदेश करता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो पार्लियामेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में अगर बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस टॉपिक को पढ़ करके आए हैं, अब वो कहेंगे कि यार फालतू 1 घंटा से जो भागवत सुना रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, लेकिन इससे क्या है, इससे आपको एक फायदा ये मिल जाएगा कि मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप कभी भी किताब उठा के पढ़ोगे तो थोड़े बहुत उसके बारे में आप अवेयर रहोगे। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि हु होल्ड पावर टू अपॉइंट द नॉमिनी फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय होते हैं, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो उम्मीदवार को नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, तो उस समय पूछा यह गया था कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय होते हैं, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो उम्मीदवार हैं, उनको नियुक्ति करने की पावर, उनको नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? तो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब ये पूछा जाए कि कितने लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, कितने लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं? 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते थे, है नहीं थे। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब ये हटा दिया गया है, तो हटा किस अमेंडमेंट हटाया गया था? तो अमेंडमेंट 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2019। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या होता है? अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में जो अनुसूचित जातियां होती हैं उनके आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? वो आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330 ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको क्या बताया कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, लेकिन इससे फायदा आपको क्या होगा? इससे आपको फायदा ये होगा कि आप इसके बारे में तो अवेयर हो ही गए हो कि आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। ठीक है, अगले अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि लोकसभा के जो प्रथम जो स्पीकर हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। राज्यसभा में कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं। ये चीजें आपको पता है? पता होगी, नहीं पता है तो फिर यार पढ़ना छोड़ दो यार। ठीक है, तो लोकसभा में कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। राज्यसभा में कौन होते हैं? आपके चेयरमैन होते हैं। और चेयरमैन होते कौन है? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो आपके राज्यसभा के कौन होते हैं? वो आपके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं कि क्या होते हैं? ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या है गया है कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा के लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? वो आपके मोबलंकर थे। ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछा है? इन विच ईयर वाज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो राज्यसभा का गठन पहली बार किस वर्ष में हुआ था? तो वो आपका 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अब कहोगे कि यार काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया था? काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहते हैं? आपका राज्यसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। राज्य सभा क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। स्टार्टिंग नहीं बताता तो यार आप कंफ्यूज हो जाते कि यार अब पार्लियामेंट आप बताए स्टार्टिंग में कि यार आप सोचोगे कि यार पार्लियामेंट में यार लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं। अब कहोगे कि यार ये काउंसिल ऑफ स्टेट कहाँ होते हैं, हाउसेस ऑफ पीपल कहाँ होते हैं, तो चीजें अपर हाउसेस कहाँ क्या है, लोअर हाउसेस क्या है। तो ये चीजें इसीलिए मैंने आपको बता दिया था कि इसके बारे में थोड़ा बहुत तो यार आप समझे रहोगे तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो पूछा क्या है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो मतलब राज्यसभा के टेन्योर की बात की गई है मेंबर की। तो वो कितनी होती है? 6 साल होती है। कितनी होती है? 6 साल। और लोकसभा की कितनी होती है? मैंने बताया था, कमेंट करो, आगे आओ। अच्छा, अब अगला प्रश्न क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति, जो आपके भारत के राष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा में क्या कर सकते हैं? मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, मनोनीत कर सकते हैं। तो मनोनीत अगर कर सकते हैं तो भैया कितने लोगों को मनोनीत करेंगे?
ठीक है। तो राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 250 होती है, जिसमें से 238 आपके मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 238 आपके स्टेट और यूटीज को रिप्रेजेंट करता है, और 12 मेंबर्स आपके नॉमिनेटेड, ठीक है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है बताओ? 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। कितने लोगों को? 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड, लोकसभा में स्पीकर, ठीक है, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर, ठीक है, लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, राज्यसभा में कौन? चेयरमैन। तो उसका मतलब यार सभी सही हैं, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या पूछा है? अब भैया शून्यकाल आपको पता होगा, शून्यकाल तो आपको पता होगा, अगर आप पार्लियामेंट टॉपिक पढ़े हो तो यहाँ पे ये चीजें शून्यकाल ये सब चीजें तो आपको पता होगी, ठीक है। तो लोकसभा में जो शून्यकाल का जो अधिकतम समय होता है, समय सीमा होता है, वो क्या होता है? तो व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ द 0 आवर इन द लोकसभा? तो 1 आवर होता है। कितना? 1 घंटा होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पूछा, इफ अ मनी बिल इज एक्सेप्टेड इन द लोकसभा, राज्यसभा कैन विथहोल्ड इट मैक्सिमम अप टू, यदि कोई धन विधेयक, अच्छा देखो, बिल कितने प्रकार का होता है? बिल दो प्रकार का होता है, एक आपका मनी बिल होता है, आपका एक ऑर्डिनरी बिल होता है। तो जो मनी बिल होता है वो हमेशा हमेशा वो लोकसभा से ही पहले स्टार्ट किया है। जैसे कोई बिल है, उसको स्टार्ट आप या लोकसभा या राज्यसभा से कर सकते हो। जैसे आपका जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको आप या तो राज्यसभा से स्टार्ट कर सकते हो तो लोकसभा से, लेकिन जो मनी बिल होता है, जो कि धन विधेयक होता है, ठीक है, जो धन विधेयक होता है वो आपका लोकसभा से स्टार्ट होता है। तो मान लो कि लोकसभा में जो मनी बिल है वो क्या कर दिया गया है, धन विधेयक को लोकसभा ने स्वीकार कर लिया है। अब राज्यसभा उससे अधिकतम कितने वर्ष तक रोक सकता है बताओ? वर्ष नहीं, कितने दिन तक, कितने महीने तक रोक सकता है? तो भैया साल महीना नहीं होता, 14 डेज तक ही रोक सकता है। कितना? 14 डेज तक, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब मनी बिल, धन विधेयक पेश किया जाता है कहाँ पे? तो मैंने आपको बताया धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लोकसभा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ क्या है? ये क्वेश्चन बताओ क्या है? ये क्वेश्चन ऊपर ही वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसको घुमा फिरा के पूछ लिया। क्या पूछ लिया? घुमा दिया एकदम। अब कहोगे कि यार ये क्वेश्चन याद, देखो क्वेश्चन आप कभी याद नहीं कर सकते। क्वेश्चन अगर याद करने के चक्कर में पड़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन आप याद करके गए, नीचे वाला पूछ लिया, अब क्या करोगे? पूछा वही क्वेश्चन है, पूछा वही चीज है। देखो जो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, भारत सरकार का जो वित्त विधेयक होता है वो प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? तो जो मनी बिल होता है वो कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? वो आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पे लोकसभा तो भैया कहीं दिए ही नहीं गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अपर हाउस को क्या कहते हैं भैया? अपर हाउस को क्या कहते हैं? अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा। अपर हाउस को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। अपर हाउस को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। और लोअर हाउस को क्या कहते हैं भैया? लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं, ठीक है। तो मैं, एक छोटा भाई भी यहाँ बैठा हुआ है पढ़ने के लिए, तो भी एकदम ध्यान से सुन रहा है, ठीक है। ये ये भी एकदम मन लगा करके समझ रहा है कि क्या मैं बता रहा हूँ, फाइनेंस बिल और मनी बिल क्या क्या चीजें हैं। तो भी मैंने उसको बैठा है, मैंने कहा तुम बैठो यहाँ पे और आराम से सुनो। कम से कम ये तो है ना कि आप कभी भी अगर मान लो किसी चीज की तैयारी करोगे इन फ्यूचर, आप थोड़ा बहुत अपने कान में सुने रहोगे कि हाँ मनी बिल भैया बताए रहने एक बार ना, तो ये चीजें है ना। जैसे अभी गाली मैं इसको सिखाऊं तो गाली इसको याद रहेगा ना, भविष्य में कहीं मारपीट होगा तो गाली याद सुना रहेगा तो उसको बोल लेगा। वैसे ही ये चीजें अगर वो सुना रहेगा तो वो भी बोल सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको बैठाया हूँ अपने बगल में, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सुमेलित नहीं? जैसे हिंदू मैरिज एक्ट इन 1955, तो जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही है भैया। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये भी सही है। सी, सी में क्या है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो भाई एक चीज और मैं बताऊं, अगर मान लो आपको ये सब चीजें नहीं भी याद है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप इसको इंटरलिंक करके समझ सकते हो। जैसे मैं मानता हूं कि आपको यार चलो ठीक है हिंदू मैरिज एक्ट नहीं पता है,
सती एक्ट आपको नहीं पता है कौन सा ईयर कैसा क्या, लेकिन भैया आपको 73वां संविधान संशोधन तो पता होगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था पंचायती राज के बारे में, और 74 क्या था? म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। तो भैया सीधे ही आप समझ गए कि यार 73 संविधान संशोधन, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन इलेक्शन लोकल बॉडीज इन अर्बन एरियाज, तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है? सी गलत है। तो गलत ही पूछा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी बी गलत होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि जो लोक लेखा समिति होता है, जो लोक लेखा समिति होता है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, वो के अध्यक्ष को कौन नॉमिनेट करता है? जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? तो वो आपके लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं। तो जिस किसी को पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं पता होगा वो वीडियो पे जाकर के देख सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है, प्रश्न क्या पूछ लिया कि जो मेन फंक्शन है पब्लिक अकाउंट कमेटी का पार्लियामेंट में, अब उसका फंक्शन क्या है? ये चीज आप समझ गए कि भैया पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उनको लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो भैया ये काम क्या करता है? भैया इसका फंक्शन क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो फंक्शन होता है वो ए है क्या? टू एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे पार्लियामेंट से रिलेटेड वो सारे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराए चुके हैं, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि यार यही क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्योंकि यार सरकार कितना क्वेश्चन बनाएगी? सरकार मतलब जो भी कंपनियां होती हैं क्वेश्चन बनाती हैं, वो कितना क्वेश्चन बना पाएंगी हमेशा? तो वो कभी ना कभी क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। तो जिस किसी को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अगर आप इतनी देर तक मुझे झेले हो, ठीक है, तो थैंक यू सो मच।